हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स। और यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले पेपर ये हेल्ड हुआ था आपका 22 फरवरी 2015 को, और ये पार्ट फर्स्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके पार्ट आते चले जाएंगे और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कोई न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का ही। यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन होंगे, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी कि एक क्वेश्चन के साथ अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में, सारा कुछ लेके चलेंगे हम। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एक अच्छे एग्जाम के लिए कि हमारा जो पेपर है वो क्वालिफाई हो ही जाए, सारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First question is the slope at any point on an indifference curve is known as, मतलब जो indifference curve पे slope होता है किसी भी point पे उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है। Options are marginal rate of substitution, the marginal rate of trade off, the trade off rate, या फिर the marginal rate of indifference। तो अब आपको यहाँ पे पहले अपना आंसर चूज करना है, उसके बाद आप यहाँ से आंसर को मैच करेंगे। तो आई होप आप सभी ने 11-12 में पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अब यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी इस पेपर को सॉल्व करने की, तो देखो इंडिफरेंस कर्व के बारे में अगर एक चीज़ पूछी गई है, दैट मीन्स नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में पेपर में भी आपसे इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेक्स्ट टाइम किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक पूछे गए ना, उससे रिलेटेड आप सारे नोट्स बनाते चलिए अपने। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। देखो ये इंडिफरेंस कर्व होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का। यहाँ पे एक गुड वाई होती है और यहाँ पे एक गुड एक्स होती है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल लिया है बर्गर्स और फ्राइज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हैं कि आप एक गुड का कितना परचेज करेंगे अमाउंट और सेकंड गुड का कितना परचेज करेंगे अमाउंट। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं आपके, ये सारे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। आप ये गुड भी परचेज, ये कॉम्बिनेशन भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फ्राइज़ का 20 क्वान्टिटी ये परचेज कर रहा है और बर्गर का 7 परचेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 25 है और ये बर्गर्स का कितना है 5। यहाँ पे इसका 30 और ये यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है, जब आप एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपको सेकंड गुड की क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एंटायर इनकम होती है, जो गिवन इनकम होती है, उसको आप एंटायरली यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है इंडिफरेंस कर्व के मामले में हमें, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व आपको पता चल गया। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी एट each point on the indifference curve indicates that a consumer is indifferent between the two and all points given him the same utility। इसका मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस इंडिफरेंस कर्व के अंदर आपको सारे ही सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं, आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इक्वल यूटिलिटी वहाँ से मिलेगी। अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ना, यानी कि हम एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ को लेके आ रहे हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आपको एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरी गुड को कम करना ही पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देखें, पहले ये फ्राइज़ को 20 परचेज कर रहा था और बर्गर्स को 7 परचेज कर रहा था, राइट। अब इन्होंने जब फ्राइज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया तो इनको बर्गर की क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ गई यहाँ पे, तभी क्योंकि आपने इस पॉइंट पे भी आपकी एंटायर इनकम स्पेंड की, यहाँ पे भी आप एंटायर इनकम ही स्पेंड करोगे, तो आपको एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू फॉरगो अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द गुड एक्स फॉर वन ऑफ गुड वाई एट द सेम यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि गुड वाई की एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए आपको गुड एक्स की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व।
क्लियर हो गई ये बात। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व होता है। और यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, क्या है ये, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व होता है आपका हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और डाउनवर्ड जाता है। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं हमेशा ओरिजिन की तरफ। द रीजन इज वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से ये जाता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन हो गया और ये ओरिजिन की तरफ क्या है, कॉन्वेक्स है। अगर इस तरीके से होता तो ये कॉनकैव होता। ओके, तो ये चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर एक ही ग्राफ के ऊपर काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व बना दिए जाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर हम यहीं पे इसकी बात करें तो अगर मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बना दूं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगेन एक और बना दिया जाए तो भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, और एक और प्रॉपर्टी होती है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है आपका वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं गुड्स की, कि हम कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पे कोई भी गुड हम जीरो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी, आ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स आ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, मतलब जैसे जैसे आपका नेक्स्ट लेवल का इंडिफरेंस कर्व आता चला जाएगा वो शो करेगा कि वो इंडिफरेंस कर्व आपको हायर सेटिस्फैक्शन देगा। अगर हम इसी इंडिफरेंस कर्व में देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है ये हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा किसी कंज्यूमर को। तो अब यहाँ पे हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हमें पता चल गया, स्लोप क्या होता है इंडिफरेंस कर्व का, उसी के साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज़ भी देख ली इंडिफरेंस कर्व की। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इंडिफरेंस कर्व की अगर बात आई है तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए बजट लाइन। तो ये आपका होमवर्क है, आप बजट लाइन को सर्च कीजिए, स्लोप क्या होता है बजट लाइन का, वो पॉइंट क्या होता है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपकी इंटरसेक्ट होती है, या फिर जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व की। ये सारी चीज़ें सर्च करो आराम से और इनके नोट्स बनाओ साथ साथ, या फिर अपने माइंड में रिकॉल करते रहो। पढ़ोगे ना तो ये इतनी इजी चीज़ें हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं क्योंकि 11th 12th में भी, ग्रेजुएशन लेवल में भी, तो ये आपको सीधे सीधे याद होती चली जाएंगी, रिवाइज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन मत सॉल्व करो, उसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में उनको भी ध्यान में रख के चलो और उनके भी साथ साथ नोट्स क्रिएट करते चले जाओ, ताकि आपको एंड टाइम में रिवीजन करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बजट लाइन को भी देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assuming there is no government of foreign sector if the MPC is 0.8, the multiplier is, यहाँ पे हमें MPC दिया हुआ है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि दिया हुआ हमें 0.8, राइट। अब बोल रहा है यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या होगा, ये भी आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। तो मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते थे, के बोलते थे, ठीक है। अब के का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, राइट। ये होता था क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती थी हमारे पास, एक MPC और एक MPS। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ। तो 1/1 माइनस MPC, दैट मीन्स 1/1 माइनस MPC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.8। अब जब आप 1 में से 0.8 को माइनस करोगे तो ये कि नीचे क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा और ऊपर क्या है 1, यानी कि 1/0.2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। दैट मीन्स 5 इज़ आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि सपोज आपकी कोई गिवन इनकम है, अब जब उस इनकम में चेंज होता है, लेट से आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो वो जो इंक्रीज इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन आप कंजम्पशन पे स्पेंड करते हो। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट रेज, मतलब कि जो आपकी इनकम में रेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज अपोज टू सेविंग इट, मतलब उसको सेव नहीं कर रहा है, उस प्रोपोर्शन को वो कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है। और इसको कैलकुलेट कर से करते हैं चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब अब पहले आप कितना कंज्यूम कर रहे थे और आप न्यू कंज्यूम कितना कर रहे हो, कंजम्पशन पे कितना स्पेंड कर रहे हो, उसमें क्या चेंज आया है और आपकी इनकम में कितना चेंज आया। तो हम इनकम का इफेक्ट देखते हैं, चेंज इन इनकम का इफेक्ट देते हैं ऑन द चेंज ऑन कंजम्पशन। ओके,
इसका अपोजिट क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब जब आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीज पार्ट का आप कितना प्रोपोर्शन सेव करते हो, उसको कंज्यूम नहीं करते हो, उसको क्या कर रहे हो आप, सेव कर रहे हो। अब जितना भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली आप सारा पार्ट कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर दोगे और सारा पार्ट आप सेव नहीं कर दोगे। एक्सम्पशंस आर आल्सो देयर, लेकिन एक अजम्पशन मान के चली जाती है कि कुछ पार्ट आप कंज्यूम करते हो और कुछ पार्ट आप सेव कर लेते हो। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया कि चेंज इन इनकम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चेंज ऑन सेविंग्स पर, और जो आपका एमपीएस एंड एमपीसी होता है उसको ऐड करके हमेशा 1 आता है, क्योंकि आपका एक पार्ट सपोज इंक्रीज हुआ, उसी में से कुछ पार्ट आपने सेव कर लिया और कुछ पार्ट आपने कंज्यूम कर लिया। ओके, तो ये हो गया एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन भी ध्यान रखना है, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की मल्टीप्लायर के। तो जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 1/(1 माइनस एमपीसी)। अब देखो 1 माइनस एमपीसी करोगे तो क्या आएगा, एमपीएस ही आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एमपीसी और एमपीएस को ऐड करने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अगर आपको एमपीएस दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं के को 1/(एमपीएस), और अगर आपको एमपीसी दिया हुआ है तो पहले एमपीसी को 1 में से माइनस करो, देन उसको 1 को जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे उसको डिवाइड कर दो। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर अ सर्विस आउटसाइड इंडिया। सैलरी दी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही एक इंडियन सिटीजन को, तो वो लेकिन वो आउटसाइड इंडिया दी जा रही है, तो वो टैक्सेबल कहाँ पे होगी, इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम फॉर द टैक्स पर्पस, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको पहले चूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस टैक्सेबल इन इंडिया। देखो जो सैलरी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, इंडियन सिटीजन को ही पे कर रही है, तो चाहे फिर वो अक्रू या अराइज बाहर भी हुई होगी तो भी वो टैक्सेबल इन इंडिया ही होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया टैक्सेबल इन इंडिया। यहाँ पे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो इंसिडेंसेस ऑफ टैक्सेस हैं ये, कि क्या क्या इंसिडेंस हो सकते हैं और कब किस केस में कौन सा टैक्स कहाँ पे लाइबल होगा। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस, एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, मतलब ये दोनों रेजिडेंस तो हैं, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंस है और एक ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, और ये है आपका नॉन रेजिडेंस यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहीं से हमें पता चल जाता है कि आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब कोई पर्सन रेजिडेंस होता है, कब कोई पर्सन नॉन रेजिडेंस होता है, या फिर कब वो नॉन रेजिडेंस तो होता है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस होता है, या फिर कब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंसिडेंसेस ऑफ टैक्सेस की। तो व्हेन द इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, जो इनकम रिसीव हो रही है या ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया में रिसीव होगी, चाहे फिर वो इंडिया में अर्न हुई हो या कहीं और अर्न हुई हो, वो इन तीनों केसेस में ही टैक्सेबल इन इंडिया होगी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो या फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो या फिर वो नॉन रेजिडेंस हो, तीनों ही केसेस में वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट इज, इनकम एक्रू और अराइज और इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वो इनकम जो अक्रू हुई है इंडिया में या अराइज हुई है या फिर ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया में अक्रू या अराइज होगी, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, फिर चाहे वो कहीं पर भी रिसीव हुई हो, वो इनकम तीनों ही केसेस में टैक्सेबल इन इंडिया होगी। ओके, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अब यहाँ पे जो इनकम है वो अक्रू और अराइज कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया ही हो रही है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया, लेकिन एक ऐसे बिजनेस से हो रही है जो कि इंडिया से ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, एक ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया ही हुई है किसी अदर सोर्स से, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस के केस में तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस या फिर जो भी नॉन रेजिडेंस है आपका, उस केस में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज विच इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स एंड रेमिटेड टू इंडिया, मतलब कि प्रीवियस ईयर से पहले किसी ईयर में वो
उससे पहले किसी ईयर में अराइज हुई है, इनकम एक्रूअल अराइज हुई है आउटसाइड इंडियन, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है, तो वो किसी भी केस में टैक्सेबल इन इंडिया नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसको एक और बार रिवाइज कर लेना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल द इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आपका कब पास हुआ था इंडिया में? तो फटाफट से आप ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन 1961। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आपका पास हुआ था 1961 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये फोर्स में कब आया था, केम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1962 को हुआ था। पास हुआ था 1961 में, ये करेक्ट है, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1962 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट इज गुडविल अकाउंट इज आ। गुडविल अकाउंट क्या है? इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, गुडविल इनमें से कौन से अकाउंट के अंदर कंसीडर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ रियल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको ये अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, गुडविल क्या होता है ये पता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया रियल अकाउंट। अब यहाँ पे समझो इसको, आई होप आप सभी को पता होगा। गुडविल क्या होता है? हमारी इंटेंजिबल असेट होती है, और जितनी भी असेट होती हैं हमारी वो रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो क्योंकि गुडविल भी असेट है, चाहे वो इंटेंजिबल है, वो किसके अंदर आ जाएगी? रियल अकाउंट के अंडर में आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन होती है पहले दो में की जाती है आपकी, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जो पर्सनल अकाउंट है इसमें नेचुरल पर्सन आ गए, सारे जितने भी हमारे ह्यूमंस होते हैं ये नेचुरल पर्सन आ गए, ठीक है। उनके नाम पे अगर कोई अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा आपका। लाइक डेटर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल और लीगल अकाउंट, जैसे कि अपनी कॉर्पोरेट्स वगैरह होती हैं, जितने भी लीगल पर्सन्स होते हैं उनके अकाउंट्स पे अगर किसी कंपनी के नाम पे आपका कोई अकाउंट बना हुआ है आपके लेजर्स में, तो वो क्या आ जाएगा आपका? आर्टिफिशियल और लीगल अकाउंट। या फिर ग्रुप या फिर रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएंगे। तो बेसिकली इतना जानना बहुत है आपके लिए कि जो अकाउंट्स है वो पर्सनल में क्या क्या आ गया, जो पर्सन स्पेसिफिक अकाउंट से किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे फिर वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। ओके, अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट में दो कैटेगरीज होती हैं हमारी, रियल और नॉमिनल। ओके, अब रियल के अंदर जितनी भी असेट्स होती हैं हमारी सारी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक। हम असेट्स में भी दो तरीके की असेट्स हो गई हमारी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो अभी हमने बात करी गुडविल की, तो गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल असेट। और इंटेंजिबल असेट किसके अंदर आती है? रियल अकाउंट के अंदर। इसलिए गुडविल का ऑप्शन क्या था हमारा? रियल अकाउंट के अंदर आती है वो, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी जो भी आपके रिवेन्यू होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका यूपी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होगा उसमें मोस्टली क्वेश्चन 11th और 12th से पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो बिजनेस के हों, चाहे फिर वो इको के हों, या फिर वो अकाउंट्स के हों। तो ये सारी चीज़ें हमने 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता है या फिर कभी मिसकंसेप्ट्स कुछ हुआ है तो यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे और क्लासिफिकेशन दी हुई है। जो रियल अकाउंट का रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, जिसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सारा रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन मेक और बाय डिसीजन। इनमें से कौन सा जो है वो मेक और बाय डिसीजन में कंसीडर नहीं किया जाता? तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मेक और बाय डिसीजन होता क्या है। मेक और बाय डिसीजन में क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड करती है गुड्स के अंदर या गुड्स के अंदर, तो वहाँ पे उसके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो उन प्रोडक्ट्स को, उस आइटम को जो वो ट्रेड करने वाली है उसको वो खुद से मैन्युफैक्चर करे, या फिर उसको वो कहीं से परचेज करके उसमें अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर से ट्रेड करें उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, ये ध्यान रखते टाइम कि हम उसको मैन्युफैक्चर करें या बाय करें। तो ऑब्वियसली हम अपने एक्सपेंसेस को देखेंगे हमारा, कि किस में हमारा मार्जिन ज़्यादा हो रहा है और किस में कम हो रहा है, कहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, उस हिसाब से हम ये डिसीजन को लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। पोटेंशियल यूज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसको हम यूज़ करेंगे, कंसिडर करेंगे मेक और बाय के टाइम पे, या फिर हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है इसमें से हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, नॉट का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नॉट कभी नहीं दिखाई देता है सपोज, तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल रेंटल इनकम स्पेस फॉर द ऑक्यूपाइड बाय द प्रोडक्शन, इसको कंसिडर करेंगे, या फिर
अनचेंज फिक्स्ड इनकम, इनमें से हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो फटाफट से अपना ऑप्शन चूज कीजिए, टाइम लीजिए और देन यहाँ से अपना आंसर मैच कीजिए। तो देखो एक एक फैक्टर को हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं फिर से ऑप्शन को। पोटेंशियल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अब आप मेक और बाय डिसीजन ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को कंसीडर करोगे कि आपके पास उतनी कैपेसिटी भी है जितना आपको ट्रेड करना है या जो भी आपके ऑर्डर्स हैं कि आप उसको मैन्युफैक्चर कर पाओगे, इतनी कैपेसिटी है आपकी, या फिर आपको बाहर से ही उसको परचेज करना पड़ेगा देन आप ट्रेड करोगे। तो इसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा कि आपके पास कैपेसिटी है भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में या जितनी भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करो उनको प्रोड्यूस करने में आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है वेरिएबली, जो फिक्स हम उसकी बात नहीं कर रहे, वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इसको तो कंसिडर करते ही करते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा कंसिडर करते हैं मेक और बाय डिसीजन में, ठीक है। तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल रेंटल इनकम फ्रॉम द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोडक्शन। अब इसमें और सेकंड वाले में डी वाले में हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो, लेकिन इसको यहाँ पे समझो, जो डी ऑप्शन है ये क्या है, अनचेंज फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब अनचेंज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, चाहे आप प्रोडक्शन करें चाहे आप प्रोडक्शन ना करें, ये फिक्स कॉस्ट आपकी अगर होगी ही होगी। सपोज आपकी कुछ अपने प्लान सेटअप किया हुआ है, कोई फर्नीचर लगाया हुआ है, तो चाहे आपका जीरो प्रोडक्शन भी रहेगा ना, उस केस में भी ये कॉस्ट तो आपकी अराइज होगी ही होगी, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, चाहे आप मेक करें मतलब उसको मैन्युफैक्चर करें तब भी ये फिक्स कॉस्ट तो अनचेंज है, ये तो आएगी ही आएगी, या फिर आप बाय करें ये कॉस्ट तो आपकी रहेगी ही रहेगी। तो इसका आपका मेक और बाय पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप खुद भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो भी ये कॉस्ट आनी ही आनी है, आप मैन्युफैक्चर ना करके बाहर से बाय करेंगे तो भी आपको ये कॉस्ट आनी ही आनी है। तो कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट को हम मेक और बाय डिसीजन में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपको बाकी ऑप्शन भी नहीं पता थे ना, तो आप एक ऑप्शन देखो जो आपको फिट लग रहा है यहाँ पे और आपका आंसर आपको पता चल जाए। तो हम फिक्स कॉस्ट को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर आप सी ऑप्शन के लिए कंफ्यूज भी थे कि रेंटल इनकम फ्रॉम द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोडक्शन, इसको कंसीडर करते हैं या नहीं करते, तो हमें पता चल गया कि इसको कंसीडर करते हैं डेफिनेटली। ऑप्शन तो हमारा एक ही होना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया अनचेंज्ड फिक्स्ड इनकम, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट इज ₹30 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मतलब कि एक फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट आती है 5 यूनिट की ₹30, ठीक है। एंड ₹30 एट द 6 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट। तो 6 यूनिट को प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। अब जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा ना, वो इसको ढंग से करके ले जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका रॉन्ग आंसर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं, आप भी अपना आंसर बताओ और फिर इसका आंसर हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले बात जो ध्यान में रखने वाली है ना यहाँ पे, ये पता है क्या है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एवरेज कॉस्ट, यानी कि आपको पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे। तो हमारी 5 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट की कॉस्ट, अगर हम 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 30 आ रही है। यानी कि पूरे 5 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 5 × 30, दैट मीन्स 150 आ गई यहाँ पे हमारी कॉस्ट। और जब हम 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹32 आ रही है। तो आप 6 को यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करो और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे, ₹192 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आपको कितना ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो ₹150 आ रही थी, और जब 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम टोटल, तो हमारी ₹192 कॉस्ट आ रही है। यानी कि एक यूनिट इंक्रीज करने से हमारी कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, ₹42 का। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि एक यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से हमारी कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, यानी कि ₹42 हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। अब जिन बच्चों को लग रहा था यहाँ पे 2 होगा इसका आंसर, वो 2 नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ₹42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बोला कि फंक्शन क्या होता है स्टाफ इन लाइन का। स्टाफ जो होती है, 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें स्टाफ का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शंस आर टेक एडवाइस फ्रॉम द लाइन, या फिर एडवाइस द लाइन, या फिर होल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इन अ डेफिनाइट मैनर अपॉन सर्टेन इंडिविजुअल्स। अब आपको बताना है यहाँ पर स्टाफ का क्या फंक्शन होता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन होता है इन चारों में से। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि
जो आपकी स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो अथॉरिटी होती है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, और जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका काम सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस करना होता है। उनके पास एज सच कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जस्ट उनका काम होता है एडवाइस करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडवाइस द लाइन, क्योंकि ये एडवाइस लेते नहीं हैं, देते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। होल्ड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, ये किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं करते, जस्ट ये एडवाइस करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, और जो अथॉरिटी होती है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होती है हमेशा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा एडवाइस द लाइन। यहाँ पे मैंने दिया हुआ लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अथॉरिटी दैट रिफ्लेक्ट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैरेक्टराइज बाय द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो लाइन अथॉरिटी, आपके नाम से पता चल रहा है एक लाइन है, प्रॉपर जो हायरार्की होती है ये आपकी फॉलो हो रही है। यहाँ पे आपका एक सुपीरियर है, फिर इसके नीचे काफ़ी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ये इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, प्रॉपर एक लाइन फॉलो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है, रेफर्स टू द राइट टू एडवाइज ऑन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस फॉर द लाइन एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। मतलब कि यहाँ पे ये एडवाइस करते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं लाइन एम्प्लॉयज़ को, उनकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन एंड सजेस्टेड द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी कमेटी बनाई गई थी एग्जामिन करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को। ऑप्शन है हमारे पास आबिद हुसैन कमेटी, भगवती कमेटी, चिल्ला कमेटी या फिर नरसिम्हा कमेटी। तो फटाफट से अपना ऑप्शन चूज करो और आंसर बताओ इसका। सो द राइट ऑप्शन इज नरसिम्हा कमेटी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो नरसिम्हा कमेटी है ये फॉर्म की गई थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए ड्यूरिंग 1991, जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे उस टाइम पे। तो दो कमेटी थी, एक नरसिम्हा कमेटी 1 एंड 2, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कमेटी में क्या रिकमेंडेशन दी थी इस कमेटी ने, और सेकंड जो कमेटी बनाई गई थी उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। तो ये चीज़ें भी पढ़ लेना प्लीज़, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शंस आर वोट्स टेकन बाय द कस्टमर्स, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, नेक्स्ट ऑप्शन इज बाय कस्टमर प्रेफरेंस या फिर लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो अब आपको इसका ऑप्शन चूज करना है, देन यहाँ से मैच करना है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होता क्या है। फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो वर्क करती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। जहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई कब इंटरसेक्ट करता है वही हमारा इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज़ बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी। तो इसमें या तो ये ऑप्शन होता कि वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम करती है, या फिर अगर इसमें से हमें ये ऑप्शन नहीं तो हमारा जो सी ऑप्शन है बाय द कस्टमर ऑफ द प्रेफरेंस, कि कस्टमर उस चीज़ की कितनी डिमांड कर रहा है उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो द राइट ऑप्शन इज बाय द कस्टमर प्रेफरेंस। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप ये क्वेश्चन भी अपने साथ में प्रिपेयर करते रहो, वो भी आपको करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो अभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये इतना तो कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और आगे भी आपकी 1 बाय 1 ये सीरीज़ आती रहेगी। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स कॉमर्स फील्ड के हैं या जो इस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।